हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे राज्य तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था यूपीएससी के बारे में, यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। आज हम बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्री हो चाहे मेंस हो, अक्सर इससे प्रश्न जो है बनते ही हैं और आते भी हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की तरह राज्यों में भी एक राज्य लोक सेवा आयोग होती है, जिसका जो है संविधान में वर्णन, यानी एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, जैसे जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग है, उसी प्रकार राज्यों में भी आयोग होता है। ये संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, संविधान के भाग 14वें भाग में, यानी जो संविधान है उसमें जो भाग 14वां है, उसमें संघ लोक सेवा आयोग साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। इन 315 से लेकर 323 तक में आयोग के बारे में, उसके सदस्य, गठन कैसे होगा, शक्तियाँ कौन सी हैं, उसको बर्खास्त कैसे किया जा सकता है, साथ ही वो प्रतिवेदन किसे देता है, ये सारी चीज़ें जो है इस 315 से 323 तक आर्टिकल में समाहित किया गया है। दोस्तों, जब कल हमने यूपीएससी के बारे में यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा था, तो इन सारे 315 से लेकर 323 तक जो आर्टिकल पढ़े थे, सेम राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी वही चीज़ें जो है रिपीट, मतलब वही चीज़ें इसमें भी समाहित हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो कि जिसका वर्णन संविधान के 14वें भाग में तथा अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होता है। तो दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, जिनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने वहाँ पढ़ा था यूपीएससी में कि जो आयोग होता है संघ लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग में इनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा ही आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें भी निर्धारित करते हैं। वहाँ निर्धारित करते थे राष्ट्रपति संघ में, और राज्यों में निर्धारित करते हैं राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, गोला लगा रहा हूँ, नियुक्ति। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की जो सदस्य और अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं आगे उसको बताऊंगा कि मैंने इस पे गोला क्यों किया है। ठीक है, अब राज्य लोक सेवा आयोग की जो कार्यकाल है, तो कार्यकाल की अगर हम बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, जिस तारीख से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है उस दिन से स्टार्ट होता है। तो 6 वर्ष की अवधि हो या 62 वर्ष की आयु हो, जो भी पहले होगा तब तक रहता है। ठीक है, वहाँ क्या था, वहाँ 6 वर्ष की अवधि तो ठीक थी, लेकिन वहाँ 65 वर्ष आयु थी, लेकिन यहाँ पर 62 वर्ष है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें जो उनकी अवधि 6 वर्ष ही रहती है, लेकिन जो वर्ष होते हैं, उनकी जो आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। ठीक है, अगर सॉरी, यदि 62 वर्ष की आयु जैसे पूर्ण होती है, तैसे ही वो पद से अपने हट जाते हैं। इसके अलावा भी आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य राज्यपाल को त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या आगे जॉब नहीं करना, नौकरी नहीं करना चाहता, या उस पद पे नहीं रहना चाहता, तो राज्यपाल को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का निष्कासन, यानी अब जैसे मान लीजिए इनको जबरदस्ती किस तरह से हटाना है। ठीक है, आखिर क्या क्या मापदंड है। तो दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनको हटाने की जो प्रोसेस है, सबसे पहली है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति को है। इसके पहले भी जो हमने बात की थी
इसके पहले जो हमने यहाँ बताया था आपको कि नियुक्ति अंडरलाइन किया था कि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन इनको हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उन्हें किस आधार पर हटा सकते हैं? उसी आधार पर हटा सकते हैं जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। यानी जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस जो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की है, उसी प्रकार ही वही प्रोसेस जो है राज्यों में जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के को भी उसी रीति से, उसी नियम से हटाया जा सकता है। हटाता कौन है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं या आधार कौन कौन से हैं जो कि इनको हटाने के हैं। जबरदस्ती, क्योंकि सिंपल सा तो समझ में आ गया कि उन्हें त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित करके आप हट सकते हो। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, यदि आपको उस पद पे नहीं रहना है तो राज्यपाल को संबोधित करके उनको अपना त्याग पत्र दे दो। लेकिन जबरदस्ती हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। अब देखते हैं, पहला पॉइंट है दिवालिया हो जाने पर, यानी आप दिवालिया हो गए तो आप जो है क्या कर सकते हैं, उनको अपने पद से हटा दिया जा सकता है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद दूसरा क्या है? पद अवधि के दौरान, मान लीजिए आप राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा दूसरे किसी वेतन पे आप कार्य कर रहे हैं, यानी एक साथ दो दो वेतन पे कार्य कर रहे हैं, तो भी आपको इससे हटाया जा सकता है। तीसरा जो पॉइंट है कि वो मानसिक या शारीरिक रूप से, ठीक है, यानी तीसरा क्या है, आप शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर हैं तो भी जो है आपको हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है हटाने की, कदाचार, यानी इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार के, ठीक है, कारण उनके पद से हटाया जा सकता है। अब इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? ऐसे मामले जब कदाचार के आते हैं तो ऐसे मामलों के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सहायता लेते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय को ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय को जांच के लिए सौंपते हैं। और जब उच्चतम न्यायालय जांच करते हुए ये पाता है कि ये इनको हटाना सही है, ऐसा परामर्श किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा देते हैं। ठीक है, जब ये प्रोसेस चल रही होती है, यानी जब हटाने की जो प्रोसेस चल रही होती है, इस दौरान जो संबंधित राज्य का राज्यपाल है उनको निलंबित कर सकता है। यानी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ कदाचार का मामला आया है और उच्चतम न्यायालय उसकी जांच कर रही है, तो उस दौरान अगर संबंधित राज्य के राज्यपाल को लगता है कि उनको अभी निलंबन करना चाहिए, तो उस समय पर राज्यपाल निलंबित कर सकता है, ना कि हटाने की बात नहीं चली, निलंबित कर सकती है। और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि ये इनकी जांच जो है सही पाई गई है, ये यानी कदाचार के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, यानी ये परामर्श उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को देता है, तैसे ही राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या संबंधित जो सदस्य हैं उनको हटा दिया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ इम्पोर्टेंट, यहाँ पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। यानी उच्चतम न्यायालय ये कहता है कि इनको हटाना है तो हटाना पड़ेगा, और यदि कहता है कि इनको हटाना नहीं पड़ेगा तो नहीं हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ समझ में आई हमें बात कि यहाँ राज्यपाल नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको हटाते हैं। अब आयोग की स्वतंत्रता से मतलब ये है कि यहाँ पे जो आयोग के यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनको कुछ स्वतंत्रताएं मिली है, यानी जब वो अपने पद पे धारण कर लेंगे उस दौरान उनके किसी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला अब कौन कौन से हैं, हम वन बाय वन हम इनको जो है देखते हैं। सबसे जो ये कहने पहला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित नियमों के आधार पर ही हटा सकता है। ठीक है, हर कैसे नहीं कि मन हुआ हटा दिए, ऐसा नहीं। उनको जो संविधान में नियम दिए गए हैं हटाने के, उसी नियम के तहत उनको हटा सकते हैं। उन्हें पदावधि के समान जो है, ये मतलब कहने का कि जो उस पदावधि के दौरान उनको ये स्वतंत्रता प्राप्त है, हर कभी नहीं हटाया जा सकता। अगला पॉइंट है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें संबंधित राज्य का राज्यपाल द्वारा तय की जाती है। ऐसे में नियुक्ति होने के बाद किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी एक बार उनकी नियुक्ति हो गई तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कैसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता? अलाभकारी परिवर्तन, यानी उनके वेतन भत्तों में आप कटौती नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप उनकी छुट्टियों में और पेंशन में इस तरह की किसी भी प्रकार की जो उनको नियुक्ति से पहले जो दिया गया था वही आपको देना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन सभी
खर्चे जो है राज्य की संचित निधि में भारित होते हैं। वहाँ जब हमने यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा था तो वो कहाँ था, वो संचित निधि, भारत की संचित निधि में भारित थे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य की संचित निधि। संचित निधि क्या होती है दोस्तों, दो प्रकार की, एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। संचित निधि में भारत के जितने टैक्स हैं, कर हैं, या जो जो भी आय होती है भारत सरकार को उसमें जमा होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है अगर कहीं विदेशों से अगर ऋण भी लेते हैं तो भी उसी में जमा होता है, ये संचित निधि है। आकस्मिक निधि दोस्तों, आकस्मिक निधि जो इसका मुखिया बेसिकली राष्ट्रपति जी होते हैं। इसमें अगर तुरंत ज़रूरत होती है कि पैसे की, यहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन संचित निधि से ऐसे पैसे नहीं निकाले जा सकते। इसकी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जो संसद में के माध्यम से निकाले जाते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो वेतन भत्ते हैं, पेंशन है, उनमें जो है उनके जॉब राज्य की संचित निधि में भारी है। अतः जो विधानमंडल है यानी जो विधानसभा है उसमें किसी भी प्रकार का मतदान नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद, अब जैसे हमने वहाँ पढ़ा था यूपीएससी में, अब यहाँ पर भी जो उनके सदस्य हैं दोबारा कार्यकाल नहीं हो सकता। यानी मान लीजिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, अब दूसरे कार्यकाल के अध्यक्ष और सदस्य दोनों दूसरे कार्यकाल के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। तीन चीज हो सकते हैं, या यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, या सदस्य बन सकते हैं, या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बन सकते हैं। परंतु भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नौकरी या नियोजन के पात्र नहीं होंगे। इन्हीं में से प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है अपने कार्यकाल के बाद, अब सदस्य की बात हो रही है कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने कार्यकाल के बाद वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य या उसी राज्य में, जिस राज्य में अभी लोक सेवा आयोग में जिसमें वो सदस्य है उसी का वो अध्यक्ष या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र है। ठीक है, यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है वो उसी राज्य में जो अध्यक्ष बन सकता है आयोग का, ये यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष, या दूसरे राज्य में के जो लोक सेवा आयोग है उनका अध्यक्ष वो बन सकता है। इसके अलावा भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन या नौकरी का पात्र नहीं होगा। कुल मिला के वो दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होगा। अगला पॉइंट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपने दूसरे कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, अर्थात दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होंगे। अब अगला पॉइंट, इनका जो अगला बिंदु है राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य। अब कार्य क्या करते हैं, तो यह राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं। जैसे वो केंद्र में करवाते हैं ऐसा ही ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग क्या करते हैं, परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। अगला है सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पदावधि संबंधित सभी विषयों पर परामर्श देते हैं, है ना, किस तरह से भर्ती होना चाहिए, किस तरह सेवाएं होनी, सारी चीज़ें जो है परामर्श देते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये जो है एक सलाहकारी निकाय है यानी सलाह का देती है। थर्ड नंबर है सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा पदोन्नति हो गई या एक सेवा दूसरे सेवा में बदलने के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में। यानी कोई सिविल सेवक है वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी में तबादला चाहता है या एक प्रतिनियुक्ति है उसमें जाना चाहता है, उनसे संबंधित कार्य भी जो है राज्य लोक सेवा आयोग करता है। अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की प्रतिरक्षा में खर्च की अदायगी का दावा वो कर सकता है। यानी कि जो लोक सेवक है वो अपने विरुद्ध किसी भी ऐसी कार्यवाही में जो खर्च की अदायगी के लिए वो आयोग के पास जो है ये दावा कर सकता है। इससे संबंधित कार्य भी जो है राज्य लोक सेवा आयोग करता है। राज्य सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई हानि को लेकर पेंशन और दावा की राशि मामले में भी वो सामने जो है वो बोल सकता है। इसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि
अगला पॉइंट है, राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य भी प्रदान किए जा सकते हैं। यानी जो राज्य विधानमंडल है और राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित इस जो राज्य सेवाएं तो हैं, इसके अलावा भी कुछ कार्य जो है वो प्रदान कर सकता है। आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निजी प्राधिकरण, कारपोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्था की कार्मिक पद्धति भी इनके कार्य में आती है। यानी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो निधि प्राधिकरण, कारपोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्था है, ये भी इनके अंतर्गत ही आते हैं। अतः राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है। जो राज्यों की विधानमंडल होती है, उसके अधिनियम द्वारा जो है इनके कार्य क्षेत्र को, जो राज्य की जो लोक सेवा आयोग है उसके कार्यों में क्या कर सकती है, वो विस्तार कर सकती है। राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी एक वार्षिकी रिपोर्ट देती है। वो रिपोर्ट राज्यपाल को देती है और राज्यपाल क्या करता है, उनको विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। यानी प्रत्येक वर्ष राज्य लोक सेवा आयोग अब कार्यों की अपनी एक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल राज्य विधानमंडल पर जो है उसके पटल पर यानी सदन के समक्ष रखवाते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसे देता है, तो देता है राज्यपाल को। वहाँ राष्ट्रपति था, यहाँ राज्यपाल है। अब अगला टॉपिक है राज्य लोक सेवा आयोग की सीमाएं। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, यानी कुछ ऐसे काम हैं जो कि राज्य लोक सेवा आयोग नहीं करता है। पिछड़ी जातियों की नियुक्ति या पदों का आरक्षण के मामले हैं। यानी कुछ जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, उनकी नियुक्ति या पदों में आरक्षण देना है, ये काम नहीं करता है। ठीक है। सेवाओं व पदों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति के जो दावे हैं, यानी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कुछ दावे हैं सेवाओं से संबंधित, पदों से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित, ये मामले भी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए अलग विभाग है, अलग संस्था है, वो इसको हैंडल करती है। तो ये सीमाएं हैं, ये सीमाएं अक्सर प्रश्नों में पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं किया जाता या कार्य नहीं किया जाता। तो ये सीमाएं आपको पता होना चाहिए कि जो पिछड़ी जातियों की नियुक्ति के पदों से आरक्षण संबंधित काम नहीं करता, साथ ही साथ सेवाओं और पदों की नियुक्ति से संबंधित ST SC के लिए जो है उससे संबंधित भी कार्य नहीं करता है। यहाँ ये नोट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है इससे प्रश्न जो है बनते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे में किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। यानी राज्य जो है, राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, विषय या सेवा को हटा सकता है। यानी उसकी इच्छा है, राज्यपाल को लगता है कि ये सेवा या नियम हटा देना चाहिए, तो राज्यपाल हटा सकता है। किंतु इस तरह के नियम हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राज्यपाल को 14 दिनों के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष इस विषय को रखना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि राज्य लोक सेवा आयोग किसी विषय या सेवा को हटाना है, तो इसकी पहले सूचना 14 दिनों तक जो है किसको देना पड़ेगा, विधानमंडल के समक्ष में रखना पड़ेगा। चलिए अगला उसमें हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की। अभी हमने बात की राज्य लोक सेवा आयोग की, अब संयुक्त यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात होगी। ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। मान लीजिए 2 राज्य हैं, अब दोनों राज्य में अलग, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो काम जो है जो मध्य प्रदेश में कर रही है वो छत्तीसगढ़ में भी करे। ठीक है। इसे संयुक्त, ये एक प्रकार की संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो गई। लेकिन इसकी जो प्रोसेस है, इसके लिए जो है आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए संविधान में संसद में जो है मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहां सीधे संविधान के द्वारा किया जाता है, इसका वर्णन है संविधान के 14वें भाग में 315 से लेकर 323 अनुच्छेद तक। लेकिन वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए क्या है, विधानमंडल की आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। यानी छत्तीसगढ़ का हमें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के विधानमंडल को आग्रह करना पड़ेगा संसद में कि हमारे जो राज्य लोक सेवा आयोग नहीं है उसके लिए जो है मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को ही संयुक्त रूप से नियुक्त किया जाए या गठन किया जाए, जिससे कि यहाँ की जो परीक्षाएं हैं उसको भी लिया जा सके। तो ये होता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था करना। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? वो संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जहां हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, यानी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक विधिक संस्था है, ना कि संवैधानिक। विधिक, इसको बनाया गया जा सकता है, हटा भी दिया जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जब 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा और पंजाब अलग राज्य बने थे, तब अल्पकालीन कुछ दिनों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। यानी जब 1966 में जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए, अब इसमें क्योंकि तुरंत तुरंत जो है लोक सेवा आयोग नहीं बना, तो एक ही लोक सेवा आयोग ने दोनों में क्या किया, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। अब इसको किसने बनाया? तो संसद द्वारा, इन दोनों राज्यों ने मांग की तो संसद के द्वारा ये बनाया गया, यानी एक संवैधानिक संस्था है। चलिए हम देख लेते हैं इसमें संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ध्यान रखिएगा, हम जो राज्य के होते हैं उन राज्यपाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर संयुक्त में सारी चीज़ें करते हैं राष्ट्रपति जी। तो यहाँ पे जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, उसकी जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले तक हो। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, वो किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके हट सकते हैं। ठीक है, इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर उन्हें लगता है तो अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें सभी डिसाइड करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी सभी उनकी सेवा शर्तें, सारी चीज़ें जो है राष्ट्रपति जी ही यहाँ पर डिसाइड करते हैं, यानी सेवा शर्तें। इसके बाद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन जो है संबंधित राज्यों के राज्यपालों को सौंपती है। यानी जब 2 राज्य हो गए, हम एग्जाम्पल तौर पे हम देख रहे थे हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो ये अभी क्या करेगा, एक प्रति इस राज्यपाल को देगा और एक प्रति इसकी राज्यपाल को देगा, जो दोनों अपने विधान मंडल के पटल पर रखवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हुआ। राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछते हैं। 1 से 2 बार आप इसे पढ़ें और अपना नोट्स बनाएं, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप तुलनात्मक तौर पे देखिएगा, अगर तुलनात्मक तौर पे देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों में जो है आपको आसानी से समझ में आएगी। और साथ में फिर इसकी तुलना करें आप संघ लोक सेवा आयोग से। ठीक है, क्योंकि दोनों के कार्य, अगर हम संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो काम, नियम, सारी चीज़ें एक ही हैं, क्योंकि ये संविधान में भी इनको एक जैसा ही स्थान मिला हुआ है। तो उनके काम बस वो केंद्र सरकार के स्तर पर करते हैं और ये राज्य सरकार के स्तर पर करते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और बहुत जल्द अगला वीडियो अपलोड होगा। नमस्कार।